हेलो गाइज, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी टेस्ट सीरीज़, यानी कि पॉलिटी के 5 एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर हमारा आ चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 10 पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस करे थे। और ये जो एमसीक्यू हैं इनको तैयार किया गया है विजन और इंसाइट, यानी कि अभी विजन टेस्ट सीरीज़ से हम एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, जो विजन 2021 की जो टेस्ट सीरीज आई हैं। और इसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इनसाइट टेस्ट सीरीज से भी तैयार किए जाएंगे। तो अभी ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा के जो ऑफिस है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। पहला ये है कि द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज़ फिक्स्ड बाय प्रोटेम स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट होती है उसको फिक्स किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन दिया गया है द स्पीकर बीइंग अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी कि जो स्पीकर है वो किसका मेंबर है, वो रूलिंग पार्टी का मेंबर होकर वैकेट करेगा, यानी खाली कर देगा अपना ऑफिस एज सून एज द लोकसभा इज डिजॉल्व, यानी कि जैसे ही लोकसभा डिजॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये दोनों जो दिए गए हैं दोनों स्टेटमेंट, आपको ये बताना है कि ये दोनों सही हैं, एक सही है, दो सही, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप इसको सोचिए और इसका आंसर दीजिए। आई गेस आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो देखिए, पहला कह रहे हैं कि डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रोटेम स्पीकर, यानी कि प्रोटेम स्पीकर के द्वारा फिक्स किया जाता है डेट ऑफ इलेक्शन। तो बिल्कुल नहीं, उसके द्वारा फिक्स नहीं किया जाता है। और द स्पीकर बीइंग अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी वैकेट्स हिज ऑफिस एज सून एज लोकसभा इज डिजॉल्व, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड। ओके, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को देख लेना। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू जुडिशरी the removal of judges of the Supreme Court and High Court is made extremely difficult by the Constitution, यानी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए जो जजेज का जो रिमूवल है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट है अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको हटाया जा सकता है किस ग्राउंड पर, केवल जो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर, यानी कि अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यानी कैपेबल नहीं है वो काम करने में, ये सिद्ध हो जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेज अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो चार्ज लगाए गए हैं जज के अगेंस्ट उनको उनका एक मोशन जो है लाया जाता है और उसको स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि दोनों हाउसेस के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा उसको अप्रूव्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये बात दूसरे स्टेटमेंट में कही गई है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि नो हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस सो फार, यानी अभी तक हाई कोर्ट का कोई भी जज रिमूव नहीं किया गया है ऑफिस से अभी तक। ठीक है, तो आपको तीनों स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए होंगे, आपको बताना है कि 1 और 2 सही हैं, दूसरा और तीसरा सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, 1 और 3 सही है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों ने सही गेस कर लिया होगा और मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला वाला जो ऑप्शन है कि ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये वाला सही है। अब दूसरा कह रहे हैं मोशन कंटेनिंग द चार्जेज अगेंस्ट द जज, यानी कि जज के अगेंस्ट जो चार्जेज लगाए गए हैं उनको उनका एक मोशन जो है उसको अप्रूव्ड होना चाहिए
एक स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा दोनों हाउसेस में, बिल्कुल सही है। और अभी तक कोई भी हाई कोर्ट का जज जो है इस प्रकार रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना, ठीक है, इसमें बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो वीडियो को पास करके आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट्स के पास जो है टैक्स लगाने की जो पावर है सेंटर और स्टेट के पास में, ठीक है, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, उन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और बताना है कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है द पावर ऑफ टैक्सेशन ऑन सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी वे सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में इन्यूमरेट किए गए, यानी कि इन्यूमरेटेड हैं, लिखे गए हैं, तो उनकी पावर जो है एक्सक्लूसिवली, यानी केवल जो है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो है ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं इन्यूमरेटेड हैं, यानी कि उसमें नहीं लिखे गए हैं, किसी भी लिस्ट में नहीं हैं, ठीक है, उन पर जो है टैक्स लगाने की पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास में है, ठीक है। तो आप ये दोनों स्टेटमेंट आपने देखा, अब आपको ये बताना कौन सा ऑप्शन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, और तीसरा यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, और नाइदर 1 नॉर 2। ओके, क्लियर। तो आप इसको ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिवली यानी कंकरेंट लिस्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट की जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास में, केवल पार्लियामेंट के पास से बता रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि दोनों के पास है। कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड होते हैं उन पर टैक्स लगाने का पावर कि दोनों के पास होती है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के पास में होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा वाला है कि जो ऐसे जो टैक्सेस मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो कहीं किसी भी लिस्ट में यानी स्टेट, यूनियन और कंकरेंट की तीनों लिस्टेड नहीं है, तो उनकी जो पावर है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास में होती है, और यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर दिया है तो ये भी गलत है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए, तो ये वाला यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लेना। ओके, सो ऑल द थिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। उइगर, यानी ये एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि न्यूज में थे, और इधर कंट्री है, मतलब ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो उइगर जो है वो उसके आगे चाइना दिया गया, तो बिल्कुल सही है, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये मुसलमान एथनिक ग्रुप में आते हैं, ठीक है, तो मुस्लिम एथनिक ग्रुप हैं। और ये ओरोमो इराक में, तो ओरोमो इथियोपिया का एथनिक ग्रुप है, और कुर्द जो है वो इराक का है, ठीक है। तो इसका जो ये सही होगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ओके, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना, इसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि द पावर टू अपॉइंट डीलिमिटेशन कमीशन, यानी कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास में है, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन क्यों होती है, फॉर द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इज कन्फर्ड ऑन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, आपको बताना है कौन किसके पास में है डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करने की पावर, ठीक है। आई थिंक आपने बता दिया होगा, आपने सोच लिया होगा और आपने टिक कर लिया होगा, तो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वो है प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना कि डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये जो है प्रावधान किस प्रावधान के अंतर्गत, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत, ठीक है। बाकी आप इसके नीचे दिया गया, आप इसको पढ़ लेना। ओके, तो थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा, और आपको भी ये सीरीज पसंद आई होगी।